नमस्कार, मैं डॉक्टर अंशुमन कुमार, सहायक प्राध्यापक पशु अनुवांशिकी एवं प्रजनन विभाग, पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान संकाय, काशी हिंदू विश्वविद्यालय, आप सभी का पुनः स्वागत करता हूं अपने कोर्स पशुपालन एक तकनीकी दृष्टिकोण में। आज हम लोग हैं दूसरे सप्ताह के तीसरे लेक्चर में। मॉड्यूल का नाम है अनुवांशिक सुधार के लिए पशुओं का चयन एवं प्रजनन। आज का जो लेक्चर टॉपिक है वो है श्रेष्ठ पशुओं के चयन के विभिन्न आधार। आज के इस लेक्चर में हम लोग जानेंगे कि सिलेक्शन होता क्या है, सिलेक्शन कितने तरह के होते हैं, नेचुरल और आर्टिफिशियल सिलेक्शन के बारे में, और डिफरेंट एड्स टू सिलेक्शन, जिसमें हम डिफरेंट जो क्राइटेरिया हैं जिसके बेसिस पर हम एक अच्छे पशु का चयन करते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे और उनके मेरिट्स और डिमेरिट्स के बारे में। तो सिलेक्शन का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो है चयन करना। तो एनिमल हस्बेंड्री में हम जब सबसे अच्छे पशुओं का जो चयन करते हैं ताकि उनके जो प्रोजेनी हो, उनका जो परफॉर्मेंस हो वो बेहतर हो सके। तो इसका मतलब कि जो हम सिलेक्शन करते हैं वो हम जेनेटिक इम्प्रूवमेंट के लिए करते हैं। इसमें हम अपने हर्ड के सबसे अच्छे पशुओं को चुनते हैं, उन्हें रिप्रोड्यूस करने का मौका देते हैं, जिससे कि उनके जो नेक्स्ट जनरेशन में जो प्रोजेनी होती है उनका जो परफॉर्मेंस है वो बेहतर होता है और जो हर्ड का जो एवरेज है वो इम्प्रूव हो जाता है। तो अब एक सवाल उठता है कि सबसे अच्छा पशु से क्या मतलब है। तो सबसे अच्छा पशु स्पीसीज पे डिपेंड करता है। अगर हम गाय की बात करें तो सबसे अच्छा गाय वो होगी जो सबसे ज़्यादा दूध दे। सबसे अच्छा भेड़ वो होगा जो सबसे ज़्यादा ऊन का उत्पादन करे और उसके ऊन की क्वालिटी भी अच्छी हो। सबसे अच्छा जो पिग होगा वो होगा जिसकी लीटर साइज अच्छी हो, ग्रोथ रेट अच्छी हो, फीड कन्वर्सन इफिशियंसी अच्छी हो, वो कम खाना खाकर उसका वजन ज़्यादा बढ़े। सबसे अच्छा जो बॉयलर होगा वो होगा जिसकी ग्रोथ रेट अच्छी हो। सबसे अच्छा लेयर वो होगी जिसके अंडे उत्पादन की क्षमता अधिक होगी। तो जेनेटिक्स के टर्म में सिलेक्शन इज द प्रोसेस ऑफ डिफरेंशियल सर्वाइवल एंड रिप्रोडक्शन ऑफ एनी इंडिविजुअल। तो सभी इंडिविजुअल को समान अवसर नहीं मिलता है कि वो नेक्स्ट जनरेशन में अपने प्रोजेनी प्रोड्यूस कर सके। तो कुछ जो जीनोटाइप्स होते हैं उनको जो एनिमल ब्रीडर्स हैं वो सिलेक्ट करते हैं, तो उसके चलते सिर्फ वही इंडिविजुअल्स अगले जनरेशन में अपने प्रोजेनी प्रोड्यूस कर पाते हैं। अगर हम नेचुरल सिलेक्शन के स्तर पर देखें तो नेचर में कुछ जीनोटाइप्स ज़्यादा एडेप्टेड होते हैं जिसके चलते उनकी सर्वाइबिलिटी अच्छी होती है और उनके प्रोजेनी नेक्स्ट जनरेशन में ज़्यादा जाते हैं। इवन कि फर्टिलाइजेशन के बाद जो जाइगोट बनते हैं उनकी वायबिलिटी भी डिफरेंट होती है, अलग अलग जीनोटाइप्स की वायबिलिटी डिफरेंट होती है। और जब वो जाइगोट के बाद जब वो न्यूबॉर्न्स डेवलप होते हैं आफ्टर जेस्टेशन पीरियड, तो उसके बाद भी उनकी सर्वाइबिलिटी जो होती है वो डिफरेंट होती है। इसका मतलब कि फर्टिलाइजेशन में सभी जीनोटाइप्स पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। जो जाइगोट बनते हैं उनकी वायबिलिटी भी अलग होती है और जो न्यू बॉर्न प्रोड्यूस होते हैं उनकी सर्वाइबिलिटी भी अलग अलग होती है, जिसके चलते कि सभी इंडिविजुअल्स समान रूप से नेक्स्ट जनरेशन में कंट्रीब्यूट नहीं कर पाते हैं। तो इस तरह से सिलेक्शन दो स्तरों पे काम कर सकता है, एक नेचुरल सिलेक्शन और एक आर्टिफिशियल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन का मतलब अगर हम डार्विन्स के शब्दों में कहें तो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। जो जीनोटाइप या जो इंडिविजुअल्स किसी भी एनवायरमेंट में मोस्ट एडेप्टेड होंगे वो ज्यादा रिप्रोड्यूस करेंगे और नेक्स्ट जनरेशन में कंट्रीब्यूट करेंगे। और आर्टिफिशियल सिलेक्शन में एनिमल ब्रीडर अपने ट्रेट ऑफ इंटरेस्ट, जिस ट्रेट को वो इंप्रूव करना चाहते हैं, पशुओं में जिस गुण को इंप्रूव करना चाहते हैं, उसके लिए वो एनिमल्स को सिलेक्ट करेंगे। तो इस तरह से सिलेक्शन दो तरह के हो गए, नेचुरल सिलेक्शन और आर्टिफिशियल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन भी तीन तरह के होते हैं, डायरेक्शनल सिलेक्शन, दिशात्मक चयन, डिसरप्टिव या बाई डायरेक्शनल या डाइवर्सिफाइंग सिलेक्शन, जिसे द्विदिशात्मक चयन कहते हैं, स्टेबलाइजिंग या बैलेंस्ड या यूनिफाइंग सिलेक्शन, जिसे संतुलित चयन या स्थिरीकरण चयन कहते हैं। डायरेक्शनल सिलेक्शन, डायरेक्शनल सिलेक्शन में कोई भी एक एक्सट्रीम फिनोटाइप को नेचर फेवर करती है, देन बाकी दूसरे एक्सट्रीम या इंटरमीडिएट जीनोटाइप। इसका मतलब है कि कोई एक्सट्रीम फिनोटाइप उस एनवायरनमेंट में ज्यादा एडेप्टेड होगा और उसकी सर्वाइविलिटी बेटर होगी। इंटरमीडिएट का चयन या एवरेज जीनोटाइप या एवरेज इंडिविजुअल या इंटरमीडिएट इंडिविजुअल का चयन नेचर नहीं करती है। वो नेचर के जो इन्वायरमेंटल प्रेशर में वो सर्वाइव कम कर पाते हैं। इसका जो सबसे अच्छा एग्जाम्पल है वो है जिराफ। तो जिराफ की जो गर्दन होती है वो लंबी होती है। तो नॉर्मली सपोज एक ट्री है, तो अगर जिराफ की हाइट कम है, उससे ज्यादा हाइट है, ये जिराफ की हाइट है,
तो जब जिराफ की हाइट कम होगी तो उन्हें जो फोलिएज है जो ट्री के वो आसानी से नहीं मिल पाएंगे। तो जिनकी गर्दन ऊंची होगी वो जिराफ उस एनवायरनमेंट में ज्यादा अच्छे से सर्वाइव कर जाएंगे और उनके जो प्रोजेनी होंगे वो ज्यादा होंगे बजाय कि जो छोटे गर्दन वाले या मध्यम आकार के गर्दन वाले जिराफों की तुलना में। इसीलिए लंबे गर्दन वाले जिराफों की संख्या बढ़ जाएगी। तो होता क्या है, अगर एक नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड पॉपुलेशन है तो एक एक्सट्रीम पे लॉन्ग गर्दन वाले हैं, लंबे गर्दन, दूसरे पे छोटे गर्दन वाले होंगे और बीच में मॉडरेट होंगे। तो धीरे धीरे क्या होगा कि जब लंबे गर्दन वाले जिराफों की संख्या बढ़ेगी तो उनके जो प्रोजेनी होंगे वो नेक्स्ट जनरेशन में ज्यादा आएंगे। तो ये जो पॉपुलेशन है वो धीरे धीरे शिफ्ट कर जाएगा टुवर्ड्स द लॉन्ग नेक साइज। तो इसके चलते हमारा जो है पॉपुलेशन जो है वो अब लंबे गर्दनों वालों जिराफों की ज्यादा हो जाएगी। नेक्स्ट जो है वो है डिसरप्टिव या बाई डायरेक्शनल या डाइवर्सिफाइंग सिलेक्शन। इसमें क्या होता है कि जो नेचर है वो दोनों एक्सट्रीम फिनोटाइप्स को सिलेक्ट करती है और रिजेक्ट सिर्फ किसको करती है, इंटरमीडिएट या मॉडरेट जीनोटाइप इंडिविजुअल्स को। मॉडरेट फिनोटाइप वाले इंडिविजुअल्स के अगेंस्ट सिलेक्शन होता है और दोनों एक्सट्रीम जो फिनोटाइप्स हैं उनके लिए सिलेक्शन होता है, मींस वो पॉपुलेशन में मेंटेन रहते हैं। तो इसका जो एक एग्जांपल है वो है इन a rocky mountain with both black rocks and white snow, black and white rabbits can blend in and avoid predators. Gray rabbit cannot hide itself in both backgrounds and are more likely to be eaten. तो सपोज एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल है जहां पर कि एक पहाड़ है, पहाड़ जो है वो ब्लैक कलर का है और जो स्नो है वो व्हाइट कलर के हैं, व्हाइट कलर के वहां पे स्नो है और ब्लैक कलर के माउंटेन है। और वहां दो तरह की रैबिट होती है, एक ब्लैक कलर की रैबिट है और एक व्हाइट कलर की है और एक ग्रे कलर की है। तो जो ब्लैक कलर के रैबिट्स हैं आसानी से ब्लैक कलर के माउंटेन में छिप जाएंगे, व्हाइट कलर के जो रैबिट्स हैं व्हाइट कलर के स्नो में छिप जाएंगे, जबकि ग्रे कलर के जो रैबिट्स होंगे वो आसानी से नहीं छिप पाएंगे और प्रेडेटर्स उनको आसानी से पकड़ लेंगे या ट्रैप कर लेंगे, जिसके चलते ग्रे की पॉपुलेशन कम हो जाएगी और व्हाइट और ब्लैक की बढ़ जाएगी। तो पॉपुलेशन शुरू में तो तीनों तरह के थे, पॉपुलेशन ग्रे है मॉडरेट, व्हाइट है, व्हाइट रैबिट्स हैं और ब्लैक रैबिट्स हैं, तीन तरह के रैबिट्स हैं। बाद में क्या होगा, ग्रे की पॉपुलेशन खत्म हो जाएगी तो ये जो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड पॉपुलेशन है वो कन्वर्ट हो जाएगा कुछ ऐसे पॉपुलेशन में जिसमें सिर्फ बचेंगे व्हाइट एंड ब्लैक, ग्रे यहां से खत्म हो जाएगा। इसीलिए इसे डिसरप्टिव सिलेक्शन कहते हैं। तीसरा जो प्रकार है नेचुरल सिलेक्शन का वो है स्टेबलाइजिंग या बैलेंस्ड या यूनिफाइंग सिलेक्शन। इसमें जो नेचर है वो फेवर करती है इंटरमीडिएट या एवरेज फिनोटाइप को, मतलब कि बाकी जो दोनों एक्सट्रीम फिनोटाइप्स हैं उनके अगेंस्ट सिलेक्शन होगा, उनकी जो पॉपुलेशन कम हो जाएगी और सिर्फ मॉडरेट या एवरेज जो फिनोटाइप हैं उनकी पॉपुलेशन बढ़ेगी। तो इसका जो एक एग्जांपल है वो है बर्थ वेट ऑफ न्यू बॉर्न एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन। तो ह्यूमंस में क्या होता है, नॉर्मल जो एक बर्थ वेट है ह्यूमंस का वो है 2.5 to 4 किलो लगभग, और बर्थ वेट अगर 2.5 केजी से कम होगा या 4 केजी से ज्यादा होगा तो वैसे इंडिविजुअल सर्वाइव कम कर पाते हैं, मींस एक्सट्रीम हाई या एक्सट्रीम लो वाले जो इंडिविजुअल्स हैं वो सर्वाइव कम कर पाते हैं, जो मॉडरेट या इंटरमीडिएट वाले हैं वही ज्यादा सर्वाइव करते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि अगर बॉडी वेट ज्यादा होगा तो कॉम्प्लिकेशंस ड्यूरिंग द डिलीवरी या पार्चुरेशन के समय कॉम्प्लिकेशंस आएंगी, और अगर बर्थ वेट अगर कम होगा बहुत कम तो उनकी सर्वाइबिलिटी की चांसेस है वो कम हो जाएंगी। दूसरा जो एग्जांपल है वो है क्लच साइज इन बर्ड्स। एक जो हेन है वो एक बार में 10 से 20 ही अंडे देती है, जो अंडे जो देती है वो 10 से 20 अंडे देती है, वो 10 से कम अंडे नहीं देती है और 20 से ज्यादा अंडे भी नहीं देती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि जो 10 से 20 अंडे हैं उनका वो अच्छे से केयर और उनको अच्छे से नरिश कर पाती है। 10 से कम अंडे देने पर क्या होगा, उनमें जो बच्चे जो हैच होंगे उनकी संख्या कभी कभी बहुत कम हो जाएगी, उनके सर्वाइबिलिटी कम हो जाएगी, और अगर 20 से ज्यादा अंडे होंगे तो उनको वो अच्छे से नरिशमेंट केयर मैनेजमेंट नहीं कर पाएगी। इसीलिए एक बार में जो मुर्गियां हैं वो 10 से 20 अंडे देते हैं जिनको हम क्लच साइज कहते हैं। उसके बाद वो ब्रूडिंग करती है उनके ऊपर बैठकर और उससे फिर चूजे निकलते हैं। तो ये जो नंबर है वो 10 से 20 के बीच में होता है, जो एक इंटरमीडिएट नंबर है। तीसरा जो एग्जाम्पल है वो है लिजार्ड
टेल लेंथ, छिपकली की पूंछ। तो छिपकली की पूंछ का भी जो साइज होता है वो इंटरमीडिएट होता है, बहुत लंबा भी नहीं होता है, बहुत छोटा भी नहीं होता। अगर बहुत लंबा होगा तो प्रीडेटर्स बहुत आसानी से उन्हें पकड़ लेंगे और उनके जो नंबर्स हैं वो कम होगी, उनके सर्वाइवलिटी एक्चुअली कम हो जाएगी। और अगर उनकी पूंछ की साइज कम होगी तो चूंकि पूंछ जो है छिपकली को बैलेंस करने में मदद करती है, दीवारों पे चढ़ने में मदद करती है, तो पूंछ की साइज बहुत छोटी भी नहीं होनी चाहिए, इसीलिए पूंछ की भी साइज जो है वो इंटरमीडिएट होती है। और इंटरमीडिएट साइज की पूंछ वाली जो छिपकली होती है उनके नंबर ही ज्यादा होते हैं, और दोनों जो एक्सट्रीम कम या एक्सट्रीम ज्यादा लेंथ वाली जो लिजार्ड्स होती हैं उनके जो नंबर होते हैं वो कम होते हैं। डायरेक्शनल सिलेक्शन में एक और जो क्लासिकल एग्जांपल्स है वो है डार्क कलर मॉथ। तो मॉथ जो होते हैं एक्चुअली फतिंगे या कीड़े कह सकते हैं, ये मॉथ्स होते हैं। तो पहले जब पॉल्यूशन नहीं था, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन नहीं हुआ था यूरोप में, उस समय लाइट कलर के मॉथ होते थे, क्योंकि उस समय पेड़ों की टहनियां लाइट कलर की होती थी। जो लाइकेंस होते थे वो नॉर्मली ग्रे या व्हाइट कलर के होते थे, और पेड़ों पे वो जो लाइकेंस होते थे उस समय पाए जाते थे, क्योंकि उस समय पॉल्यूशन कम होता था। तो जो लाइट कलर के मॉथ्स थे, लाइट कलर के जो मॉथ्स थे वो आसानी से उन टहनियों पे छिप जाते थे और प्रेडेटर से बच जाते थे। बाद में क्या हुआ, जब 1780 के आसपास इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ, औद्योगिक क्रांति हुई, तो उसके बाद कार्बन का इमिशन और लाइकेंस की जो पॉपुलेशन है कम हो गई, और जो पेड़ों के जो टहनियां थी वो डार्क कलर की हो गई। तो उसके बाद डार्क कलर के मॉथ की पॉपुलेशन बढ़ने लगी। तो जो पहले लाइट कलर के मॉथ थे वो कम हो गए लाइट वाले, और अब डार्क वाले जो मॉथ्स हैं उनकी पॉपुलेशन जो है वो बढ़ गई। तो ये भी एक तरह का डायरेक्शनल सिलेक्शन है, जिसमें अब लाइट के बदले डार्क कलर वाले मॉथ की पॉपुलेशन बढ़ गई। ग्रे वाले तो अभी भी कम है, लाइट, ग्रे एंड डार्क। तो लाइट और जो डार्क है दे आर एक्सट्रीम फिनोटाइप्स, और जो ग्रे कलर वाले होते हैं वो मॉडरेट हैं। तो शुरुआत में पॉल्यूशन से पहले, इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले लाइट कलर के मॉथ थे, और पॉल्यूशन के बाद, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद अब डार्क कलर की मॉथ बढ़ गए। तो ये भी एक डायरेक्शनल सिलेक्शन का एग्जांपल है। तो अभी तक हमने पढ़ा कि सिलेक्शन होता क्या है और नेचुरल सिलेक्शन कितने तरह के होते हैं। अब हम आते हैं आर्टिफिशियल सिलेक्शन में। जब हम बात करते हैं कि अच्छे पशुओं के चयन की, तो एक्चुअली में हम अच्छे पशुओं का चयन नहीं, अच्छे जीन वाले पशुओं का चयन करते हैं, क्योंकि पशुओं के ट्रेट एज सच अगले जनरेशन में ट्रांसमिट नहीं होते, बल्कि उन पशुओं के ट्रेट से जो रिलेटेड जीन्स होते हैं, जो जीन्स उन ट्रेट के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, वो जीन्स नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसमिट होते हैं। इसीलिए हमें चाहिए कि हम अच्छे जीन वाले पशुओं को चुने, वैसे पशु जिसमें उन जीन्स की संख्या ज्यादा है जो कि आपके डिजायर्ड ट्रेट को कंट्रोल कर रहे हो। तो जिन पशुओं के पास अच्छे जीन्स ज्यादा होंगे उनकी ब्रीडिंग वैल्यू भी हाई होगी, मतलब जिन पशुओं में अच्छे जीन्स होंगे उनकी ब्रीडिंग वैल्यू ज्यादा होगी। और ब्रीडिंग वैल्यू का मतलब होता है उनका प्रजनन मूल्य या उनका अनुवांशिक मूल्य, क्योंकि जीन ही अगले जनरेशन में ट्रांसमिट होंगे, और जब उनके प्रोजेनी में भी वही जीन जाएंगे तो उन प्रोजेनी का भी जो परफॉर्मेंस है वो अच्छा होगा। तो जो प्रजनन मूल्य है वो ये डिसाइड करता है कि कितने जीन्स नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसमिट होंगे। लेकिन ये जो प्रजनन या अनुवांशिक मूल्य है उसको मेजर करना इतना आसान नहीं है, उनका हम सिर्फ अनुमान लगा सकते हैं। और अनुमान हम कैसे लगा सकते हैं? हम फिनोटिपिक रिकॉर्ड्स के आधार पर, क्योंकि हमारे पास जो चीज है वो सिर्फ उनका ट्रेट का एक रिकॉर्ड है, उनकी फिनोटिपिक वैल्यू है। उस फिनोटिपिक वैल्यू के आधार पर हम उनका ब्रीडिंग वैल्यू एस्टिमेट करते हैं, इसीलिए इसे हम एस्टिमेटेड ब्रीडिंग वैल्यू या प्रोबेबल ब्रीडिंग वैल्यू भी बोलते हैं। लेकिन जो फिनोटिपिक रिकॉर्ड है वो सिर्फ जीन से कंट्रोल नहीं होता, बल्कि एनवायरनमेंट से भी डिटरमिन होता है। तो जो सारा का सारा जो फिनोटिपिक वैल्यू है उसमें कुछ जो पार्ट है वो जो है वो एनवायरनमेंट के चलते हैं और कुछ जीन के चलते हैं। तो अगर हम पूरे फिनोटिपिक रिकॉर्ड को हम कहें उसके वेरिएंस को, तो वेरिएंस ऑफ द फिनोटिपिक वैल्यू ये जीन के चलते भी हो सकता है और एनवायरनमेंट के चलते भी हो सकता है। तो जो एनवायरनमेंट के चलते होगा वो अगले जनरेशन में नहीं जाएगा। साथ ही साथ जो जीन का भी पूरा का पूरा भाग अगले जनरेशन में नहीं जाता है, क्योंकि इसका भी सिर्फ एडिटिव पार्ट जाता है, इसका डोमिनेंट और एपिस्टेसिस पार्ट अगले जनरेशन में ट्रांसमिट नहीं होता है। सिर्फ एडिटिव जो जीन्स हैं वही नेक्स्ट जनरेशन में जाते हैं। डोमिनेंस और एपिस्टेसिस है तो वो एक जेनेटिक पार्ट, लेकिन होता क्या है कि वो इन्फ्लुएंस होते हैं स्पेसिफिक जीन कॉम्बिनेशन से।
मतलब कि इस जनरेशन में जो जीन कॉम्बिनेशन है, ये कोई जरूरी नहीं कि अगले जनरेशन में वही जीन कॉम्बिनेशन आए। जैसे कि सपोज एक लोकस पे एक कैपिटल ए है, दूसरे पे स्मॉल ए है, दूसरे पेरेंट्स में कैपिटल ए है और स्मॉल ए है। हो सकता है कि सेग्रीगेशन के समय गैमेट में स्मॉल ए जाए और दूसरे से भी स्मॉल ए जाए, तो जो प्रोजेनी होंगे उसमें स्मॉल ए हो गया और उसका परफॉर्मेंस कम हो जाएगा। इसीलिए एडिटिव जीन्स ही हैं, वही नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसमिट होते हैं और वही हमारे जो ट्रेट की फेनोटाइपिक वैल्यू को डिसाइड करते हैं। जो डोमिनेंस और इपिस्टेसिस है वो एक लोकस पे दो एलील्स की स्थिति या दो अलग अलग लोकस पे जो एलील्स की स्थिति है उस पर निर्भर करती है, और वो जो कॉम्बिनेशन है नेक्स्ट जनरेशन में जा भी सकता है और नहीं भी जा सकता है। तो अब हमें चुनना है सबसे अच्छे, सबसे श्रेष्ठ पशु को उनके ब्रीडिंग वैल्यू के आधार पर। लेकिन ये ब्रीडिंग वैल्यू को डिसाइड करने के लिए हमारे पास सिर्फ उनका फिनोटाइपिक रिकॉर्ड है। तो ये रिकॉर्ड भी उस पशु का इंडिविजुअल रिकॉर्ड हो सकता है, उस पशु के रिलेटिव्स का रिकॉर्ड हो सकता है। वो रिलेटिव्स भी दो तरह से हो सकते हैं, उनके डायरेक्ट रिलेटिव्स और उनके कोलैटरल रिलेटिव्स। तो जो डायरेक्ट रिलेटिव्स होते हैं उनमें जो जीन का फ्लो होता है वो एक स्ट्रेट लिनिएज में होता है। जैसे हमारे ग्रैंडफादर से जो जीन है हमारे फादर में आया, फिर हमारे फादर से हम में आया और हमसे हमारे प्रोजेनी में जाएगा। तो ये एक डायरेक्ट रिलेटिव्स हुए, ग्रैंडफादर, फादर, इंडिविजुअल और उसकी प्रोजेनी जो हुई वो एक डायरेक्ट रिलेटिव्स हुई। लेकिन जो कोलैटरल रिलेटिव्स होते हैं, जैसे हमारे सगे भाई बहन, हमारे कजिन, हमारे अंकल, हमारे आंट, हमारे नेफ्यू, हमारे नीस, ये हमारे कोलैटरल रिलेटिव्स होते हैं। उनमें जीन का फ्लो डायरेक्ट नहीं होता, लेकिन हम में और उनमें कुछ जीन्स कॉमन होते हैं। वो इसलिए क्योंकि हम दोनों जो हैं वो जीन्स शेयर करते हैं, कॉमन जीन्स थ्रू कॉमन एंसेस्टर्स। जैसे मेरे और मेरे भाई में हमारे पेरेंट्स के जीन कॉमन हैं, जबकि हम में मेरे से मेरे भाई में और मेरे भाई से मुझ में या मेरी बहन से मुझ में कोई जीन ट्रांसफर नहीं हुआ, इसीलिए वो हमारे कोलैटरल रिलेटिव्स हैं। उसी तरह से जो हमारे जो कजन्स हुए उसमें जो जीन्स हैं वो कॉमन जीन्स है हमारे ग्रैंडफादर के जीन हम में भी है और हमारे कजन्स में भी हैं। तो इसीलिए वो हमारे कोलैटरल हैं, जबकि हम डायरेक्ट कोई हमारे से ट्रांसफर कोई जीन उनमें नहीं हो रहा है और उनसे हम में नहीं हो रहा है। तो इसी आधार पर डिफरेंट क्राइटेरिया ऑफ सिलेक्शन है कि हम कौन से फिनोटाइपिक रिकॉर्ड को यूज करते हैं ब्रीडिंग वैल्यू इंडिविजुअल के निकालने के लिए। इंडिविजुअल्स के ब्रीडिंग वैल्यू निकालने के लिए हम कौन से रिकॉर्ड का यूज करते हैं। चूंकि हम किसी फिनोटाइपिक रिकॉर्ड का सहारा लेते हैं इसीलिए हम उन्हें एज टू सिलेक्शन भी कहते हैं। तो ये चार तरह के होते हैं, इंडिविजुअल सिलेक्शन या मास सिलेक्शन जिसे हम व्यक्तिगत या समूह चयन कहते हैं, पेडिग्री सिलेक्शन जिसे हम वंशावली चयन कहते हैं, फैमिली एंड शिप सिलेक्शन जिसे पारिवारिक या सहोदर चयन कहते हैं, प्रोजेनी टेस्टिंग जिसे संतति परीक्षण कहते हैं। तो जो व्यक्तिगत चयन है इसमें हम किसी भी इंडिविजुअल के ब्रीडिंग वैल्यू को उसके स्वयं के परफॉर्मेंस या स्वयं के रिकॉर्ड के आधार पे बताते हैं। मतलब कि ब्रीडिंग वैल्यू का अनुमान उसके स्वयं के परफॉर्मेंस के बेसिस पर जब हम करते हैं इसे हम व्यक्तिगत चयन कहते हैं। जैसे कोई एक दूध देने वाली गाय है, उसका ब्रीडिंग वैल्यू क्या है, तो अगर वो गाय अगर दूध देती है 10 केजी, ये उसका फिनोटाइपिक रिकॉर्ड हुआ, और उनका जो ब्रीडिंग वैल्यू होगा इस 10 किलो में से कौन सा जो भाग है जो एडिटिव जीन से कंट्रोल होता है और अगले जनरेशन में जाएगा वो होगा उसका ब्रीडिंग वैल्यू। तो ये ब्रीडिंग वैल्यू के लिए हमारे पास क्या है, अभी सिर्फ हमारे पास फिनोटाइपिक रिकॉर्ड है, हमारे पास कोई जीनोटाइपिक डेटा नहीं है। जैसे कि अगर हम रिलेटिव्स का डेटा लेते तो हमें यह पता होता कि रिलेटिव्स और हम में कितनी सिमिलरिटी है। जैसे हम अपने फादर से 50% सिमिलर हैं, हम अपने ग्रैंडफादर से 25% सिमिलर हैं। लेकिन यहां पर जब हम इंडिविजुअल सिलेक्शन करते हैं तो हमारे पास सिर्फ इंडिविजुअल का रिकॉर्ड होता है, हमारे पास उसके किसी रिलेटिव्स का रिकॉर्ड नहीं होता, इसीलिए सिर्फ हमारे पास फिनोटाइपिक रिकॉर्ड होता है। और फिनोटाइपिक रिकॉर्ड जब होता है तो वैसे ट्रेट जिसकी हेरिडिटेबिलिटी कम होगी उसमें एनवायरनमेंट का रोल ज्यादा होगा और उसमें जीन्स का रोल जो होता है वो कम होता है। और ये जो प्रोपोर्शन है जो एडिटिव जीन का फिनोटाइपिक रिकॉर्ड मींस टोटल फिनोटाइपिक वेरिएंस में एडिटिव जीन्स का जो प्रोपोर्शन है उसे हम हेरिडिटेबिलिटी कहते हैं। तो हेरिडिटेबिलिटी अगर कम होगी तो उसमें एडिटिव जो जेनेटिक इफेक्ट्स का जो वेरिएशन है वो कम होगा और एनवायरनमेंट का रोल या डोमिनेंस का रोल या इपिस्टेसिस का रोल, डोमिनेंस, एनवायरनमेंट और इपिस्टेसिस का रोल ज्यादा होगा और एडिटिव जीन का रोल कम होगा। तो उस केस में हम आसानी से ब्रीडिंग वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे। जब हेरिडिटेबिलिटी कम होगी तो
इन्वायरमेंट का रोल ज्यादा होगा और डोमिनेंस और एपिस्टेसिस का रोल ज्यादा होगा, तो उसमें यह पता करना बहुत मुश्किल है कि फिनोटाइप का कौन सा पार्ट नेक्स्ट जनरेशन में गया। अगर हेरिडिटी अगर ज्यादा होगी तो ऑलमोस्ट ऑल जो वेरिएशन है फिनोटाइपिक वैल्यू में वो जेनेटिक इफेक्ट्स के चलते हैं, एडिटिव जेनेटिक इफेक्ट के चलते हैं। तो वैसे केस में इन्वायरमेंट और एपिस्टेसिस और डोमिनेंस का रोल बहुत ही कम होगा। और अगर फिनोटाइपिक रिकॉर्ड्स भी हमारे पास है तो उसके बेसिस पर भी हम ब्रीडिंग वैल्यू को बहुत एक्यूरेटली कैलकुलेट कर पाएंगे, बहुत एक्यूरेटली एस्टिमेट कर पाएंगे। लेकिन अगर हेरिडिटी कम है, बहुत लो है, तो उस केस में हम बहुत प्रिसाइजली, बहुत एक्यूरेटली ब्रीडिंग वैल्यू को एस्टिमेट नहीं कर पाएंगे सिर्फ उनके फिनोटाइपिक रिकॉर्ड्स के आधार पर। तो इस तरह से जो इंडिविजुअल सिलेक्शन है उनके एडवांटेज हैं। जैसे पहला, इन्हें बहुत आसानी से यूज कर सकते हैं क्योंकि हमें इसके लिए पिछले जनरेशन इनके रिलेटिव्स का रिकॉर्ड नहीं चाहिए, ना इनके प्रोजेनी का रिकॉर्ड चाहिए, ना इनके कोलैटरल रिलेटिव्स का रिकॉर्ड चाहिए। सिर्फ हमें रिकॉर्ड चाहिए इनके खुद का, जो कि बहुत आसानी से रिकॉर्ड कर सकते हैं। जनरेशन इंटरवल इसमें काफी छोटा होता है कंपेयर टू प्रोजेनी टेस्टिंग। प्रोजेनी टेस्टिंग के लिए हमें उस इंडिविजुअल के ऑफस्प्रिंग का रिकॉर्ड चाहिए, जिसके लिए काफी ज्यादा समय लगता है। लेकिन इंडिविजुअल के लिए सपोज एक हमें गाय को सिलेक्ट करना है उसके इंडिविजुअल रिकॉर्ड के बेसिस पर, तो एक गाय 1.5 सालों में सेक्सुअली मैच्योर हो जाती है अगर वो क्रॉसब्रीड है, और 9 महीने के बाद वो उसके प्रोजेनी आ जाएंगे और उसके बाद वो उसकी मिल्किंग या मिल्क प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता है। तो नॉर्मली 3 से 3.5 साल के बाद हमें उसका मिल्क रिकॉर्ड मिल जाएगा और उसके आधार पर हम उस इंडिविजुअल को सिलेक्ट कर पाएंगे। लेकिन प्रोजेनी टेस्टिंग में काफी लंबा समय लगता है। ब्रीडिंग वैल्यू जो हम एस्टिमेट करते हैं इंडिविजुअल सिलेक्शन के आधार पर, वो एक्यूरेट होता है उनके रिलेटिव्स के बेसिस पर जो चयन करते हैं उसके तुलना में। मतलब अगर जो पेडिग्री सिलेक्शन करते हैं उसके तुलना में इंडिविजुअल सिलेक्शन हमेशा अच्छा होता है। अगर किसी एक पेरेंट का अगर हमारे पास रिकॉर्ड है तो इंडिविजुअल सिलेक्शन की तुलना में जो हमारा पेडिग्री सिलेक्शन है वो सिर्फ आधा ही एक्यूरेट होगा। अगर हम दोनों पेरेंट्स लेंगे तो ये एक्यूरेसी 0.7 तक आ पाती है, और अगर हमारे पास चारों ग्रैंड पेरेंट्स के भी रिकॉर्ड होंगे तो ये 0.7 तक ही होता है। इसका मतलब कि अगर हमारे पास चारों ग्रैंड पेरेंट्स का रिकॉर्ड है, फिर भी उसके आधार पर जो हम ब्रीडिंग वैल्यू निकालेंगे इंडिविजुअल का, वो उतना एक्यूरेट नहीं होगा तब जबकि हमारे पास इंडिविजुअल रिकॉर्ड है उसकी तुलना में। क्योंकि जो सारे इंडिविजुअल्स हैं जिसको हम सेलेक्ट कर रहे हैं किसी हर्ड में, वो सारे के सारे एक ही टाइम पे एक ही इन्वायरमेंट में मैनेज हो रहे हैं, तो इसीलिए मैनेजमेंट का रोल यहाँ पे काफी कम होता है। मैनेजमेंटल जो वेरिएशन है, इन्वायरमेंटल वेरिएशन है, वो कम होता है। कुछ इसके डिमेरिट्स भी हैं इंडिविजुअल सिलेक्शन के, जैसे कि हम सेक्स लिमिटेड ट्रेट्स के लिए इंडिविजुअल सिलेक्शन का उपयोग नहीं कर सकते। सपोज हमें किसी बुल को सिलेक्ट करना है मिल्क प्रोडक्शन के लिए, वो हम यहां नहीं कर पाएंगे क्योंकि बुल जो है वो उसके पास मिल्क प्रोडक्शन के जीन तो होते हैं लेकिन वो मिल्क प्रोड्यूस नहीं करता, क्योंकि मिल्क प्रोडक्शन एक सेक्स लिमिटेड ट्रेट है। तो इसीलिए होता क्या है कि जब हम बुल को सिलेक्ट करना चाहेंगे तो वो हम नहीं कर पाएंगे। हम एक कॉकरेल को एक प्रोडक्शन के लिए सिलेक्ट नहीं कर सकते हैं क्योंकि उसमें अंडे देने की क्षमता नहीं होती है। सिमिलरली कार्कस ट्रेट के लिए या वैसे ट्रेट जो किसी इंडिविजुअल के लाइफ में लेट स्टेज में एक्सप्रेस होते हैं, उसके लिए भी हम इंडिविजुअल सिलेक्शन को यूज नहीं कर सकते। सपोज कोई ट्रेट है जैसे लाइफ टाइम मिल्क प्रोडक्शन, मतलब वो पूरे लाइफ में कोई गाय कितना दूध देती है उसके लिए किसी इंडिविजुअल को सिलेक्ट करना है, तो वो हम नहीं कर पाएंगे क्योंकि इसके लिए हमें उस गाय के पूरे लाइफ टाइम तक मिल्क रिकॉर्ड करना होगा, और उसके बाद अगर हम चयन करेंगे भी तो उसका कोई फायदा नहीं है क्योंकि उस एनिमल का जो लाइफ स्पैन है वो पूरा हो चुका है। सिमिलरली कार्कस ट्रेट के लिए भी हम यूज नहीं कर सकते क्योंकि अगर हमें इंडिविजुअल को सिलेक्ट करना होगा तो हमें उसके लिए उसको सेक्रीफाइस करना होगा, स्लॉटर करना होगा। तो इसीलिए जो स्लॉटर ट्रेट्स हैं, कार्कस ट्रेट्स हैं, मीट की जो क्वालिटी है, मीट का जो टेंडरनेस है, ड्रेसिंग परसेंट है, इन सब ट्रेट के लिए हम इंडिविजुअल सिलेक्शन नहीं कर सकते। ये जो इंडिविजुअल सिलेक्शन है सिर्फ कुछ हाईली हेरिटेबल ट्रेट्स के लिए ही कर सकते हैं, जैसे कि ग्रोथ ट्रेट, बॉडी कन्फर्मेशन ट्रेट्स जैसे कि अडर के ट्रेट्स हो गए, टीट के ट्रेट्स हो गए, अदर का ड्रेफ्ट हो गया, अदर के अटैचमेंट, फोर अदर अटैचमेंट, टीट लेंथ, टीट विथ, उसके लिए हम इंडिविजुअल सिलेक्शन को यूज करते हैं क्योंकि उनकी हेरिडिटी हाई होती है। पेडिग्री सिलेक्शन, जब किसी इंडिविजुअल की ब्रीडिंग वैल्यू हम उसके एंसेस्टर्स के परफॉर्मेंस के आधार पर निकालते हैं, कैलकुलेट करते हैं, तो हम इसे पेडिग्री सिलेक्शन कहते हैं। पेडिग्री का मतलब होता है कि किसी इंडिविजुअल के पिछले जनरेशंस के सारे रिलेटिव्स का लिस्ट, जैसे उसके पेरेंट्स, उसके ग्रैंड पेरेंट्स, मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स, पैटर्नल ग्रैंड पेरेंट्स,
ये सारे का जो रिकॉर्ड होता है उसे पेडिग्री कहते हैं। तो अगर हमारे पास उनके रिकॉर्ड्स होंगे, उनके एंसेस्टर्स के, तभी हम किसी इंडिविजुअल का ब्रीडिंग वैल्यू जब निकालते हैं तो इसे हम पेडिग्री सिलेक्शन कहते हैं। तो ये जो पेडिग्री सिलेक्शन है इस बात पे डिपेंड करता है कि जो उस इंडिविजुअल का जो रिलेशन है उस एंसेस्टर के साथ कितना है। तो हमारे पेरेंट्स के साथ जो रिलेशनशिप है, जेनेटिक रिलेशनशिप, वो 50% है, ग्रैंड पेरेंट्स के साथ 25 है, ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स के साथ 12.5 है। ऐसा इसलिए है कि हर जनरेशन में जो जीन है वो हाफ होती जाती है। सपोज एक फादर है, एक मदर है, उनके जो सन हुए उसमें 50-50 जीन्स दोनों पेरेंट्स के आए। अब जो फादर है उसमें भी जो दोनों जीन्स हैं वो ग्रैंड फादर और ग्रैंड मदर के आए होंगे। उसी तरह मदर में भी मैटरनल ग्रैंड फादर और मैटरनल ग्रैंड मदर के जीन आए होंगे। तो क्या होता है कि ग्रैंड फादर के 50 ही जीन आए हैं फादर में और ग्रैंड मदर के 50, उसके बाद मैटरनल ग्रैंड फादर के 50 और मैटरनल ग्रैंड मदर के 50, और अगले जनरेशन में वो 50 आधा हो जाएगा तो 25 रह जाएगा और यहां भी 25 रह जाएगा। तो ग्रैंड पेरेंट्स के सिर्फ हमारे पास 25% ही जीन आए और ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स के और भी कम हो जाएंगे 12.5%। ये हर जनरेशन में आधा होते जाता है। इसीलिए जब पेडिग्री सिलेक्शन हम करें तो हम ये ध्यान दें कि जो हम सिलेक्शन कर रहे हैं वो रिसेंट रिलेटिव्स के बेसिस पर करें, हम पेरेंट्स तक जाएं, ग्रैंड पेरेंट्स तक जाएं, ना कि ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स तक, क्योंकि जीन का जो है वो कंट्रीब्यूशन है वो कम होता जाता है अगले जनरेशन में। तो क्या एडवांटेज है पेडिग्री सिलेक्शन के? तो पेडिग्री सिलेक्शन अर्ली स्टेज पे सेलेक्ट करने में हेल्प करता है। जैसे कि अगर हम एक काऊ को सेलेक्ट करना चाहते हैं मिल्क प्रोडक्शन के आधार पे, तो हम क्या कर सकते हैं, उसके जन्म के समय ही ये सिलेक्शन कर सकते हैं। जैसे ही उस काऊ ने जन्म लिया, काफ है, न्यूबॉर्न काफ है, तो उस समय हमें पता है कि इसकी मदर का मिल्क प्रोडक्शन ज्यादा था, तो उसी आधार पर हम उसके काफ को सिलेक्ट कर लेंगे मिल्क प्रोडक्शन के लिए। तो इसके लिए हमें वेट नहीं करना है। इंडिविजुअल सिलेक्शन में हमें 3-3.5 साल तक वेट करना था जब तक कि वो मिल्क प्रोडक्शन के लिए रेडी ना हो जाए। लेकिन हम जब पेडिग्री सिलेक्शन करते हैं तो जन्म के समय ही हम उस इंडिविजुअल को सिलेक्ट कर सकते हैं। सेक्स लिमिटेड ट्रेट के लिए भी सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे एक मेल काफ है, मेल काफ को हम सिलेक्ट कर सकते हैं दूध देने के लिए। अगर उसकी मदर जो डैम होती है उसका जो मिल्क प्रोडक्शन अगर अच्छा है तो उसके आधार पर हम मेल काफ को सिलेक्ट कर सकते हैं मिल्क प्रोडक्शन के लिए। तो सेक्स लिमिटेड ट्रेट्स लाइक मिल्क प्रोडक्शन या एग प्रोडक्शन के लिए भी हम इसका उपयोग कर सकते हैं। कार्कस और स्लॉटर ट्रेट्स के लिए भी सिलेक्ट कर सकते हैं। सपोज हमने पेरेंट्स को सैक्रिफाइस किया, पेरेंट्स की मीट क्वालिटी अच्छी थी, तो उस बेसिस पर हमने इंडिविजुअल को सिलेक्ट कर लिया, तो कार्कस ट्रेट के लिए भी हम सिलेक्ट कर सकते हैं। या वैसे ट्रेट्स जो बहुत लेट स्टेज पे एक्सप्रेस होते हैं जैसे लॉन्गिविटी या लाइफ स्पैन ट्रेट्स या जैसे लाइफ टाइम प्रोडक्शन ट्रेट्स, उसके लिए भी हम सिलेक्ट कर सकते हैं। तो पेडिग्री सिलेक्शन को हम प्रिलिमिनरी जो सिलेक्शन करते हैं प्रोजेनी टेस्टिंग से पहले, तो उसके लिए भी करते हैं। जैसे बुल्स हैं, बहुत सारे बुल्स को शुरू में हम सिलेक्ट करते हैं उनके डैम्स के प्रोडक्शन के आधार पे। जैसे कि शुरू में हम कोई 10 बुल काफ हमने सिलेक्ट कर लिए बेस्ड ऑन मदर्स मिल्क यील्ड, मदर का मिल्क यील्ड जिसके अच्छे हैं उसके आधार पे हमने 10 काफ सिलेक्ट कर लिए। अब ये 10 काफ को हम उनके प्रोजेनी के आधार पर सिलेक्ट करेंगे, उसमें से 10 की रैंकिंग होगी, कौन सा सबसे अच्छा बुल है, कौन सा दूसरे नंबर पे, कौन से तीसरे नंबर पे, कौन से चौथे नंबर पे है। तो ये जो है शुरू में हम जो 10 बुल काफ सिलेक्ट करते हैं वो सिलेक्ट करते हैं हम उसकी मदर्स की मिल्क यील्ड के बेसिस पे। तो ये जो प्रिलिमिनरी जो स्क्रीनिंग है वो हम पेडिग्री सिलेक्शन के बेसिस पे कर सकते हैं। कुछ इसके डिसएडवांटेज हैं, जैसे कि सैंपलिंग नेचर ऑफ इनहेरिटेंस, जो हमने पहले भी बात की। अगर कोई पेरेंट्स हेट्रोजाइगस है, कैपिटल ए स्मॉल ए, दूसरा जो है वो भी हेट्रोजाइगस है, कैपिटल ए स्मॉल ए, तो हमें नहीं पता कि हमारे जो प्रोजेनी में कैपिटल ए आएगा या स्मॉल ए आएगा। ये तो गैमेट फॉर्मेशन के समय जब सेग्रीगेशन होता है तो रैंडमली कोई भी गैमेट में कोई भी एलील जा सकता है, तो हो सकता है स्मॉल ए आ जाए। तो क्या होगा, परफॉर्मेंस जो होगा वैसा नहीं होगा जैसे हमारे एंसेस्टर्स का था। इंडिविजुअल में परफॉर्मेंस की कोई गारंटी नहीं है बिकॉज ऑफ सैंपलिंग नेचर ऑफ इनहेरिटेंस। सिमिलरली डोमिनेंस एपिस्टेसिस का भी रोल होता है। सपोज 2 लोकस हैं, एक पे कैपिटल ए स्मॉल है, दूसरे पे कैपिटल बी स्मॉल बी है, उसी तरह से दूसरे पे कैपिटल बी स्मॉल बी है। तो चूंकि अगर कोई मिल्क यील्ड है वो तब ज्यादा होता है जब दोनों डोमिनेंट अलील्स हों। अगर एक डोमिनेंट एक रिसेसिव होगा तो मिल्क प्रोडक्शन कम होगा, और अगर एक रिसेसिव और दूसरा डोमिनेंट होगा तो कम होगा, और दोनों रिसेसिव होंगे तो बहुत कम होगा। तो ये एक संयोग है
कि कौन सा कॉम्बिनेशन उस इंडिविजुअल में आएगा। दोनों लोकस पे डोमिनेंट होगा, एक पे डोमिनेंट दूसरे पे रिसेसिव, या एक पे रिसेसिव दूसरे पे डोमिनेंट, या दोनों पे रिसेसिव। तो ये जो कॉम्बिनेशन है वो अगले जनरेशन में नहीं जाता है, ये बस उसी जनरेशन में होता है। इसीलिए इसके चलते भी हम ये गारंटी नहीं ले सकते, श्योरिटी के साथ नहीं कह सकते कि अगर पेडिग्री अच्छा है तो इंडिविजुअल भी अच्छा ही होगा। धन्यवाद।